दोस्तों मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हो केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की मास्टरी सीरीज चल रही थी, जहाँ पे हम लोगों ने एचटीएमएल को कंप्लीट कर लिया है कि एचटीएमएल होता क्या है और उसके अलग अलग टैग्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे एचटीएमएल 5 के फीचर से हम लोग कम से कम कोड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज से हम लोग सीएसएस को समझने जा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था कि एचटीएमएल से बेसिकली वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और सीएसएस से उसकी जो डिज़ाइनिंग मतलब उसकी लुक एंड फील कैसी होगी वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों सीएसएस होता क्या है और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको भी वेब डेवलपर बनना है तो आप ये वेब डेवलपमेंट मास्टरी सीरीज़ को एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीएसएस होता क्या है? तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि यूज़ होता है एचटीएमएल और एक्सएमएल जैसी मार्कअप लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब दोस्तों डिज़ाइनिंग करने के लिए उसकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसका यूज़ करके हम लोग हमारे वेब पेज को या फिर एंड्रॉइड ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड ऐप कहाँ से आया वेब डेवलपमेंट के अंदर? तो एक्सएमएल से हम लोग एंड्रॉइड ऐप के अलग-अलग पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम लोग केवल एचटीएमएल को ही लेंगे। तो दोस्तों सीएसएस के भी 3 टाइप होते हैं, मतलब क्या कि हम लोग सीएसएस को 3 टाइप से हमारे एचटीएमएल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा आता है इंटरनल सीएसएस और तीसरा आता है एक्सटर्नल सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस को कैसे हम लोग लिखते हैं? तो इनलाइन सीएसएस बेसिकली हम लोग कोई भी एक टैग की स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं। मतलब क्या कि सपोज़ कर लीजिए हमारे पास ये h1 टैग है, तो उसके अंदर ही हम लोग ये h1 टैग के अंदर केआरएम डिजिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग लिखेंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो और उसकी वैल्यू लेंगे। इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में आता है हमारा इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस में क्या होगा कि ये जो h1 टैग है वो तो हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन इंटरनल सीएसएस में क्या होगा कि हमारा जो भी डॉम है उसका जहाँ पे हम लोग हेड आता है। अब h1 टैग हमारा बॉडी के अंदर आता है, तो हम लोग हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाएँगे और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। और दोस्तों लास्ट में आती है एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हम लोग एक अलग फाइल ही बनाते हैं डॉट सीएसएस एक्सटेंशन से, जहाँ पे हम लोग हमारे सारा सीएसएस का कोड लिखते हैं और मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर कंपनीज़ के अंदर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सीएसएस का और एचटीएमएल का कोड सेपरेट रहता है और हमें समझने में भी आसानी रहती है। तो ये थे कुछ सीएसएस के टाइप। अब हम लोगों ने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के अंदर तो समझ लिया कि h1 टैग को यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी दे देंगे तो हमारी सीएसएस लग जाएगी। लेकिन अगर हमें यही h1 टैग को इंटरनल सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस से डिज़ाइन करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स का। अब सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है? तो हम लोग टारगेट करते हैं, मतलब क्या कि सपोज़ कर लीजिए मेरे को h1 टैग को डिज़ाइनिंग करनी है, तो h1 टैग ही है वो कैसे पता चलेगा? या फिर कोई 2 से 3 H1 टैग भी हो सकते हैं जिसको हमें अलग-अलग डिज़ाइन देनी है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग अलग-अलग सीएसएस सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास मेजॉरिटी 4 टाइप के सीएसएस सिलेक्टर है। सबसे पहला है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर मतलब क्या? कि कोई भी टैग का नाम, जैसे हमारे पास डिव टैग हो गया या फिर H1 टैग हो गया या फिर ऑडियो, वीडियो, कोई भी टैग के नाम से हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे और उसको डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब क्लास आईडी और एट्रिब्यूट सिलेक्टर क्या है? तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर में मैंने आपको एग्जांपल लिया, सपोज़ कर लीजिए पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग को मेरे को बैकग्राउंड कलर रेड देना है, तो मैं सिंपली पी लिखूँगा, फिर 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी लिख दूँगा, तो ये हमारा एलिमेंट सिलेक्टर आ गया। अब बात करें क्लास सिलेक्टर की, तो क्लास के अंदर क्या होगा कि हम लोग टैग को एक क्लास करके एट्रिब्यूट देंगे। एचटीएमएल के अंदर एट्रिब्यूट कैसे देना है वो ऑलरेडी हमने सिखा के रखा है। तो अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, तो आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दोस्तों क्लास सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, हम लोग एक क्लास एट्रिब्यूट दे देंगे। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए हमने एक एग्जाम्पल नाम का एट्रिब्यूट दिया हुआ है हमारे सिलेक्टर को, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के आगे डॉट लिखेंगे, मतलब डॉट इंडिकेट करता है क्लास को, और फिर 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेम चीज़ हम लोग आईडी के केस में करेंगे कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को आईडी दे देंगे। लेकिन आईडी और क्लास में डिफरेंस यही है कि आईडी एक
टैग का या फिर एक एलिमेंट का यूनिक सिलेक्टर होता है। मतलब क्या कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक पैराग्राफ टैग है जिसको हमने एक आईडी दे दी KRM करके, तो ये यूनिक हो गई। फिर दूसरे टैग को हम लोग KRM नाम की आईडी नहीं दे सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिक करके एक आईडी ली हुई है, तो वो हमने एक ही टैग को देनी है। दूसरे टैग के लिए हम लोग यूनिक 1 या यूनिक 2 ऐसा लेंगे, यूनिक नहीं ले सकते। इतना क्लियर हो गया? उसको हम लोग आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और चौथा होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट मतलब क्या कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोग अलग-अलग फॉर्म्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें स्पेसिफिकली केवल इनपुट टाइप टैग्स को ही डिज़ाइन करना है। तो हम लोग सिंपली इनपुट लिखेंगे, फिर उसका टाइप डिफाइन कर लेंगे, और टेक्स्ट है या फिर ईमेल है, जो जो भी हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, और उसी को CSS हमारी अप्लाई होगी और उसी को हमारी डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम लोग कैसे CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं CSS करके, और उसको VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ day1.html करके, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बॉयलर प्लेट फाइल लगा देता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सपोज कर लीजिए H1 टैग लिखता हूँ, ओके, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ lorem10। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। अब उसका मेरे को कलर चेंज करना है रेड। तो इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते थे और प्रॉपर्टी लिखते थे। तो सिंपली यहाँ पे हमें H1 टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट देना है स्टाइल करके, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हमें कलर चेंज करना है, तो सिंपल कलर लिखेंगे, और यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए रेड हो गई। तो ये हो गई हमारी इनलाइन CSS। मतलब क्या कि टैग है उसी की लाइन में हमने CSS दे दी। अब मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। तो ये देखिए येलो हो गया। तो ये था दोस्तों इनलाइन CSS के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो इंटरनल CSS में हमने क्या बात की कि हमें यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक टाइटल टैग दे देता हूँ। अब टाइटल टैग ना दे तो भी चलेगा आपको, स्टाइल टैग लिखते थे। यहाँ पे हमने स्टाइल टैग लिख दिया। अब सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ lorem10 करके। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ रन हो रहा है। अब मेरे को उसको स्टाइल करना है, तो सिंपल स्टाइल टैग लिखेंगे। अब हमने अलग-अलग CSS सिलेक्टर को देखा अभी, आईडी, क्लास, टैग या फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर, तो उसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो हमने पैराग्राफ के केस में क्या किया, तो सिंपली पैराग्राफ टैग का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट और फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे कि कलर, सपोज इन केस में यहाँ पे रेड लिखता हूँ, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, ये देखिए। तो ये थे दोस्तों इंटरनल CSS के बारे में। अब मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैं एक्वा दे देता हूँ, तो ये देखिए एक्वा आ रहा है। तो दोस्तों कंपेयर टू इनलाइन CSS, इंटरनल CSS हमारी और भी ब्यूटीफुल और हमारा कोड थोड़ा अच्छा लग रहा है फॉर्मेटेड फॉर्मेट में। लेकिन ये तो केवल एक ही प्रॉपर्टी हो गई। अगर हमारे पास हम लोग कंपनी में जाएंगे या फिर प्रोडक्शन में काम करेंगे, तो यही CSS हमारी 10 से 20,000 लाइन की भी बन सकती है। तो हमारा HTML को देखने के लिए हमें 10,000 लाइन यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें HTML मिलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक और CSS की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग ये वाला कोड को लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ स्टाइल डॉट CSS करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ। अब हमने अलग CSS फाइल बनाई है, तो हमें स्टाइल टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग सिलेक्टर लिखेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो CSS फाइल है उसको हमें इस HTML के अंदर लिंक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग हेड के अंदर लिंक टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमें रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, मतलब कि ये जो लिंक है वो रिलेवेंट है स्टाइल शीट के, और यहाँ पे हम लोग href दे देंगे जो भी फाइल का नेम है स्टाइल डॉट CSS। तो ये देखिए हमारी CSS अब एप्लीकेबल हो गई है और डिजाइनिंग आ रही है। तो ये थी दोस्तों एक्सटर्नल CSS के बारे में। क्लियर? तो ये CSS के टाइप्स थे जो आपको क्लियर हो गए। अब बात करें हम लोग आईडी, क्लास और एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में। तो आईडी और क्लास कैसे काम करता है, तो सपोज कर लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लीजिए एक div टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर lorem10 लिख देता हूँ, और दूसरा एक div टैग ले लेता हूँ,
जिसके अंदर लॉरेन 200 ले लेता हूँ। तो ये देखिए एक नॉर्मल सा डिव है और एक हमारे पास पैराग्राफ सा डिव है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, एक के अंदर कंटेंट ज़्यादा है और एक के अंदर कम है, तो उसके लिए मेरे को डिज़ाइन भी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, सिंपली टैग का नेम लिखते थे और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सपोज कर लीजिए रेड, तो सबको ही सीएसएस लग जाती थी। तो ये इनरिलेवेंट लगता है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे सीएसएस के टाइप सिलेक्टर का यूज़ करेंगे जो कि है आईडी। अब आईडी क्या है, यूनिक होती है। तो सपोज कर लीजिए इसको मैं आईडी दे देता हूँ टाइटल। तो अब मैं जब भी टाइटल को सिलेक्ट करूँगा तो केवल यही डिव को हमारी सी डिज़ाइन अप्लाई होगी, नीचे वाली डिव को अप्लाई नहीं होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे हैशटैग लिखूँगा जो कि इंडिकेटर है और हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। तो ये देखिए जो हमारा ऊपर वाला मेन डिव है उसी को हमारी सीएसएस लग रही है, तो उसके लिए हम लोग आईडी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस के अंदर भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस भी के अंदर भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब सपोज़ कर लीजिए मेरे मेरे पास एक दूसरा H1 टैग भी है, तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ केआरएम डिजिटल। अब दूसरा एक बटन टैग भी ले लेते हैं जिसके अंदर लिखा था सब्सक्राइब नाउ। अब सबको मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है एक साथ, तो हमारे पास क्या अलग अलग टैग हो गए, H1 बटन डिव। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन में ये है कि हम लोग ऐसे H1 टैग ले, फिर बटन टैग ले, फिर डिव टैग ले और सबको हम लोग ऐसे कॉमा से टारगेट करें और फिर बैकग्राउंड कलर हम येलो दे देते हैं, सपोज कर लीजिए। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि हमारे पास तो 3 है, लेकिन एचटीएमएल के अंदर तो बहुत सारे टैग होते हैं और हमारी वेबसाइट के अंदर भी हम लोग बहुत सारे टैग को यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या दूसरे हमारे क्लास सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। तो सपोज कर लीजिए मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ मेरे लिए। तो मैं सपोज कर देता हूँ यहाँ पे क्लास इक्वल टू बीजी येलो, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। सपोज कर लीजिए मैंने बीजी येलो यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे बटन को भी मेरे को क्लास बीजी येलो दे देता हूँ और क्लास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट, फिर क्लास का नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, सपोज कर लीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे येलो लिखा हुआ है इसीलिए येलो रहे, मैं यहाँ पे कोई और भी दे सकता हूँ, ये केवल आपका एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्वा कलर आ गया। अब मेरे को इसको भी देना है तो मैं सिंपल जिन जिनको देना है उसको मैं क्लास दे दूंगा बीजी येलो और हमारी सीएसएस एप्लीकेबल हो गई। तो ये था दोस्तों सीएसएस का इंट्रोडक्शन और सीएसएस के टाइप्स के बारे में और सीएसएस सिलेक्टर्स क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने केएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप वेब डेवलपमेंट के कोर्स को कंप्लीट कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।